अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर से 2 से 3 सवाल लाजमी पूछे जाते हैं लॉ गेट के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो कानून शहादत ऑर्डर पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस चैप्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ से एनी हाउ सवाल आते ही आते हैं। अब कानून शहादत ऑर्डर स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको गो थ्रू किया, अब तक के अगर आपने लेक्चर सुने हो, अब तक के अगर आपने क्लासेस अटेंड की हों, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कानून शहादत ऑर्डर इतना भी हार्ड नहीं है जितना आपने इसको समझा था। और लॉ गेट पूरा का पूरा है ही डिपेंडेंट किस पे? आपकी स्टडी पे। आपकी स्टडी किस तरीके से? क्या आपने 4-4 8-8 घंटे स्टडी करनी है? हरगिज़ नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने लॉ गेट क्लियर करना है तो वो ये अच्छे से अपनी रूटीन बना ले कि उसने क्लास लेने के टाइम पे बैरक को सामने रखना है। बैरक के अंदर जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कोई सवाल आएगा तो वहाँ पे हाईलाइट कर देना है। जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं है शल है, इस आर्टिकल के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्लास मौजूद है, तो उस पर हाईलाइट कर लेना है हाईलाइटर से। अब स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर लेक्चर सारे सुन लें तो लॉ गेट क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, लेक्चर्स या क्लासेस देने का मकसद ही क्या है? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पढ़ना खुद से किस तरीके से। मेरा मकसद आपको हरगिज़ ये नहीं है कि लॉ गेट क्लियर करवा दो। मेरा मकसद आपको हरगिज़ ये नहीं है कि लॉ गेट में टॉप करवा दो। मेरा मकसद ये है कि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि लॉ गेट पास करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको किसी कोचिंग की या किसी की भी ज़रूरत ना हो। क्योंकि एक टीचर जो है वो आपको प्रॉपर रोड मैप देता है। एक टीचर क्या करता है? एक टीचर आपको एक जो है ऐसी सिंपल डायरेक्शन देता है कि जिस डायरेक्शन के बाद कोई भी वजह या कोई भी लूप होल नहीं बचता कि जिससे आप वो टेस्ट क्रैक ना कर सकें। हाँ, नसीब है, बाई चांस ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिसके 40-49 मार्क्स आते हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं। लेकिन आपने तैयारी ये सोच के करनी है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है। आपने ऐसे नहीं सोचना कि बस 51 आ गए तो मोर देन इनफ है। 100 आउट ऑफ 100 की जब तैयारी करेंगे आप, तभी आप 80-90 स्कोर करेंगे, तभी आप 60-70 स्कोर करेंगे। अब स्टूडेंट ये कहें कि नहीं सर, हमने तो बस 50 उठा लिए तो काफ़ी है, काफ़ी नहीं है। आपने 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है। अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं एक एक आर्टिकल का फिर सब आर्टिकल, सब क्लास क्यों समझाता हूँ? इसलिए ताकि मेरी तरफ से कोई गुंजाइश ना बच जाए, कल कला को आप ये ब्लेम ना करें कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था और यहाँ से सवाल आ गया, आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी या ये पोर्शन नहीं क्रैक करवाया था, इस वजह से यहाँ से सवाल आ गया। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स पे रखता हूँ। लास्ट टाइम भी लास्ट बैच में भी यही हुआ था कि मुझे अच्छे से याद है, जब 7 जनवरी को टेस्ट था, अभी रिसेंटली बात है, तो स्टूडेंट्स को लास्ट जब मैं क्लास दे रहा था 5 जनवरी को, 5 जनवरी क्लास एंड हो गई। अब मेरा कोई मकसद नहीं बचता कि मैं किसी स्टूडेंट को क्या बताऊं कि भाई आपने जो है यहाँ से भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब एक दिन बच गया, अब एक दिन में क्या तैयारी होगी। तो उन्होंने अपना टेस्ट दिया, मैं रिलैक्स होकर बैठ गया। अचानक से सडनली हुआ कुछ यूँ कि 6 जनवरी रात 9-10 बजे मुझे एक चीज़ ध्यान में है कि मैंने इनको पास पेपर्स कवर नहीं करवाए थे, और पास पेपर्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहाँ से कवर करवाना ज़रूरी था, या फिर वो पोर्शन मैंने कवर नहीं करवाया था। तो मैंने उसी टाइम ग्रुप कॉल की व्हाट्सअप के अंदर कि भाई अब आप क्या करें, अब आपको मैं ये पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, आप थोड़ा फोकस करें इस पर। वरना मुझे क्या है, कोई स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना कि वो खुद से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर जाए। तो खैर, सारी बातें एक तरफ, आपने बैरक्स अच्छे से पढ़ना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। आज भी जब मैं टेस्ट के रिजल्ट्स देख रहा था तो अच्छे रिजल्ट्स थे आपके माशाल्लाह से। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप अपने जहन पे ठान लें, ये लॉ गेट कुछ भी नहीं है। ये लॉ गेट तो आपको यूँ समझ लें कि एक जो है ग्रूमिंग हो रही है आपकी, एक माइंड जो है आपका डेवलप हो रहा है, किस लिए कि कल कला को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके बैठें तो आप वो टेस्ट भी क्रैक कर सकें। खैर, आते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो आज हमने पढ़ना है कानून शहादत ऑर्डर। कौन सा आर्टिकल कवर करना है? आर्टिकल 59 से लेके
69 या फिर 71 तक पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स होंगे। एक चैप्टर होगा एक्सपर्ट ऑफ थर्ड ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। एक चैप्टर क्या होगा? ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, ये वाला चैप्टर। फिर इसके बाद एक और चैप्टर आएगा आपका कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, कि कैरेक्टर आपका कब रेलेवेंट होगा। 59 सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर 59। कभी मैं आर्टिकल को सेक्शन कह देता हूँ, ये सेक्शन को आर्टिकल कह देता हूँ, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों की तर्ज और दोनों के मानी बिल्कुल सेम है। ठीक है। आर्टिकल 59 कहता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। क्या कहता है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। इस आर्टिकल के अंदर 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं? आर्ट, साइंस, फॉरेन लॉ। ये 3 वर्ड्स आपने हरगिज़ भूलने नहीं है। फिर आपने कुछ और भी याद रखना है, आइडेंटिटी, हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। आइडेंटिटी और फिंगर इम्प्रेशन का वर्ड याद रखना है। फिर जो है लास्ट में आप इज इट इज़, आपको पता है कि रेलेवेंट फैक्ट्स। अब इस आर्टिकल के अंदर बात क्या कह रहा है? इस आर्टिकल के अंदर बात हमें कुछ ये कहना चाह रहा है कि कौन से लोग एक्सपर्ट्स होंगे। क्या सारे के सारे लोग जो किसी भी फील्ड में महारत रखते हैं वो सब के सब एक्सपर्ट्स कहलाए जा सकते हैं या नहीं? इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले आपने फोकस करना है 3 वर्ड्स पर। कोई भी शख्स अगर आर्ट पे महारत रखता है, साइंस पे महारत रखता है या फिर फॉरेन लॉ पे महारत रखता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपर्ट कहलाएगा। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एनी ओपिनियन, फिर वही बात आ गई, व्हेन कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एनी ओपिनियन एज टू द फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, एज टू द आइडेंटिटी ऑफ और हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन, for is the authenticity and integrity of electronic document made by or through an information system, the opinion upon the point of especially skilled। मतलब वर्ड क्या है? कोई भी शख्स क्या हो? स्पेशली स्किल्ड हो, स्पेशली स्किल्ड पर्सन हो। किस पे स्किल्ड पर्सन हो? क्या हर फील्ड में? फिर वही बात करूंगा, आर्ट, साइंस और फॉरेन लॉ पर अगर वो महारत रखता है, स्पेशली स्किल्ड पर्सन है, तो फिर क्या होगा? फिर जो है अगर कोई भी क्वेश्चन आता है किसी की आइडेंटिटी, हैंडराइटिंग या फिंगर इम्प्रेशन का, तो वो जो है सारे के सारे चीज़ें क्या होंगी? वो हो जाएंगी आपकी रेलेवेंट फैक्ट। मतलब कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी शख्स यहाँ पर गवाही दे, ये कहे कि हाँ भाई, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि इस शख्स की मौत फांसी देने से हुई है, अब एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट कि कोई भी शख्स अगर ये कह दे कि इस शख्स की मौत फांसी देने से, फांसी की वजह से हुई है, और सारी आवाम कह रही है कि नहीं, इसने खुदकुशी नहीं की, इसको तो जहर दिया गया है। अब एक डॉक्टर खड़ा है और डॉक्टर ने उसको नहीं देखा, एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट कि उसने खुद से उसको देखा, उसने नहीं देखा, लेकिन वो बता रहा है। किस वजह से बता रहा है? क्योंकि वो स्पेशली स्किल्ड है। किस पे? साइंस में महारत रखता है वो। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे कोई शख्स जहर देने की वजह से मर जाए और डॉक्टर ये कह दे कि इसको जहर आज से 1 हफ्ते पहले दिया गया था, क्या डॉक्टर वहाँ मौजूद था? हरगिज़ मौजूद नहीं था। लेकिन उसने क्यों बताया? बिकॉज ही इज़ स्पेशली स्किल्ड एंड पर्टिकुलर साइंस। अंडरस्टैंड? तो वो क्या हो जाएगा? वो उसकी जो गवाही है वो क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी। फिर सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा? एक्सपर्ट्स कहा जाएगा। फिर यहाँ पर इलस्ट्रेशन दी गई, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज काज्ड बाय पॉइजन। ठीक है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज द सिम्टम्स, मतलब जो सिम्टम्स पाए गए हैं उसकी बॉडी के अंदर,
प्रोड्यूस बाय द पॉइजन बाय विच ए इज सपोज टू हैव डाइड आर रेलेवेंट, मतलब जो सिम्टम्स पाए गए हैं उससे डॉक्टर अगर पहचान ले कि हाँ इसकी मौत कब हुई है, इसकी मौत जो है आइदर पॉइजन की वजह से हुई है या फिर किसी और वजूहात की वजह से हुई है, ये सब क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। फिर आ जाए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो आर्टिकल है हमारा 60। आर्टिकल 60 क्या कहता है, फैक्ट बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। 60 ने क्या बात की, फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन opinions of experts। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या बात कर रहा है, इस आर्टिकल के अंदर कह रहा है कि फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट, वो हकाइक जो कि नॉट अदरवाइज रेलेवेंट है, आर रेलेवेंट, मतलब इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। क्या बात की गई, जो कि नॉट अदरवाइज रेलेवेंट है, जो कि रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बात आपने याद रखनी है, एक फिक्र आपने याद रखना है, व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट इफ दे सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अगर वो सपोर्ट करें, मतलब कि इररेलेवेंट बात भी रेलेवेंट हो जाएगी अगर वो क्या कर जाए, अगर वो सपोर्ट कर जाए एक्सपर्ट ओपिनियन को, क्या कर जाए, सपोर्ट कर जाए एक्सपर्ट ओपिनियन को, व्हेन सच ओपिनियन आर रेलेवेंट, तो फिर वो क्या हो जाएगी, वो भी आपकी रेलेवेंट हो जाएगी बात। उसके बाद आर्टिकल 61 ने क्या बात की, आर्टिकल 61 कहता है ओपिनियन इज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। ओपिनियन इज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। हैंड राइटिंग कब रेलेवेंट होगी, कब इरेलेवेंट होगी, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एनी ओपिनियन ऑफ द पर्सन बाय whom एनी डॉक्यूमेंट वाज साइंड और रिटन। द ओपिनियन इज टू द पर्सन अक्वाइंटेड विद द हैंड राइटिंग, मतलब कि निशानदेही कर सके कोई शख्स उस हैंड राइटिंग की, ऑफ द पर्सन बाय whom इट इज सपोज टू बी रिटन, या फिर वो शख्स जिसने वो राइटिंग लिखी हो और साइंड, इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो वो क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी रेलेवेंट फैक्ट। तो यहां भी रेलेवेंट फैक्ट की बात आ गई। उसके बाद आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 क्या बात करता है, ओपिनियन इज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। कब कोई भी राइट और कस्टम, कब कोई भी राइट और कस्टम क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। अब देखें, कोई भी राइट, कोई भी कस्टम, कस्टम मतलब कि कोई भी रस्म, राइट मतलब कि किसी भी किस्म का कोई राइट हो सकता है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एनी ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द जनरल कस्टम और राइट, द ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, द पर्सन हु वुड लाइकली टू नो द एग्जिस्टेंस इट वुड बी एग्जिस्टेड। इसका मतलब ये है कि सिंपल मैनर, अगर मैं कहूँ कि 50 साल से ये रस्म यहाँ चलती हुई आ रही है, तो इसके बारे में कौन बता सकता है, मैं नहीं बता सकता, मेरी उम्र 50 साल नहीं है। वो शख्स बता सकता है जो कि जिसकी एज 60-70 हो, जो 50 सालों से वो रस्म देखता हुआ आ रहा हो, ठीक है। तो जब भी बात आएगी किसी कस्टम की, किसी राइट की, तो कौन बता सकता है, जो कि उतने सालों से उसको देखता हुआ आ रहा हो। तो वर्ड क्या याद रखना है आपने यहाँ पर, कि पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस, जिसको पता हो कि वाकई ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती। फिर आ जाए आर्टिकल 63 की तरफ, ओपिनियन इज टू द यूजेज टेनेंट व्हेन रेलेवेंट। 62 63 यूजेज टेनेंट व्हेन रेलेवेंट। अब इस दोनों वर्ड्स के अंदर आपने फोकस करना है। ये कह रहा है कि रस्म, रिवाज, तहजीब कब रेलेवेंट होगी, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन द यूजेज ऑफ टेनेंट ऑफ एनी बॉडी, मैन, फैमिली, गवर्नमेंट, एनी रिलीजियस या कस्टम, चैरिटेबल फाउंडेशन, ठीक है, particular district by the particular classes of people, the opinion of the person, especially special means of knowledge are relevant facts। वर्ड क्या रखना है, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज। वो लोग जो ये कहें कि इस फिरके की ये रस्म है, या इस मज़हब की ये रस्म है, या फिर जो है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की ये रस्म है, जो स्पेशली मीन्स ऑफ नॉलेज, जिनको ज़्यादा मालूमात है। अब वो कौन से लोग हो सकते हैं, मौलवी हजरात हो सकते हैं, पादरी वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, अगर कोई और मज़हब है, पंडित वगैरह हो सकते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा,
ठीक है, आर्टिकल 63 ने सिंपली ये बात की। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप, ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप वेन रेलेवेंट, कब वो रेलेवेंट होगा? मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर सराउंडिंग में किसी को पता है कि मैं मैरिड हूँ, नहीं मैरिड, मैं मैरिड हूँ, नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं अनमेरिड हूँ। अब मैं वाकई में भाई अनमेरिड हूँ, मैरिड नहीं हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, 24 साल तो उम्र है मेरी। अच्छा, अब यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से कि कोई एक फीमेल आ जाती है और वो ये क्लेम करती है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो क्या वाकई में मैं उसका हस्बैंड हूँ या नहीं हूँ, ये बात कौन बता सकता है? ये बात मेरे फैमिली मेम्बर्स बता सकते हैं, ये बात मेरा भाई बता सकता है, मेरी सिस्टर बता सकती है। आप लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप स्पेसिफिक आधे से 1 घंटे के लिए ही मुझे जानते हैं 24 घंटों के अंदर। बाकी की जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर मेरी फैमिली मुझे बेहतर तरीके से जानती है कि मैं मैरिड हूँ, नहीं मैरिड, मेरा किसके साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो वो कौन बताएगा? वो फैमिली मेंबर्स बताएंगे। तो इसके अंदर क्या है? when the court has to form any opinion of the relationship of one person to another, the expressed by conduct is to the existence of relationship of any person as a member of family। वर्ड क्या बात क्या आ गई? एनी मेंबर ऑफ फैमिली। जब जाहिर सी बात है कि कोई शख्स, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा भाई है, अब मेरा भाई हर वो है नहीं है वो कौन बता सकता है? मेरे फैमिली मेंबर्स बता सकते हैं। कोई शख्स ये क्लेम कर दे कि मैं उसका बहनोई हूँ या एक्सपेक्टेड कोई भी जो है रिलेशनशिप कायम करे, तो पर्टिकुलरली मेरी फैमिली ही बता सकती है। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। सवाल ये होता है कि ए और बी आपस में मैरिड थे नहीं थे। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय फ्रेंड्स एंड हस्बैंड इज रेलेवेंट। और यूजुअली जब भी वो दोस्तों में मिलते तो वो ये बताते थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेलेवेंट फैक्ट, ये हो जाएगा रेलेवेंट। उसके बाद 65 भी इंपॉर्टेंट है। 65 क्या कहता है? ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। किन वजूहात पर आप ओपिनियन ले रहे हैं, किन वजूहात पर आप जो है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन ले रहे हैं, वो रेलेवेंट कब होगी? व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट। जब भी ओपिनियन ली जाएगी किसी लिविंग पर्सन की, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड। वजह, ग्राउंड कौन सा? ये पार्क वाला ग्राउंड नहीं। लॉ के अंदर ग्राउंड्स का मतलब होता है वजूहात, वजह। ठीक है, तो किस वजूहात पर उस शख्स की गवाही ली जा रही है, किन वजूहात पर उस शख्स की थर्ड पर्सन या फिर जो है स्किल्ड पर्सन है या कुछ भी, किन वजूहात पर उसकी गवाही ली जा रही है, किस वजह से, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी आपका रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। ये वाला चैप्टर कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट ओपन करें, आर्टिकल 66 से। आर्टिकल 66 ने क्या बात की? इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। सिविल में आपने एक बात याद रखनी, इन सिविल केसेस कैरेक्टर क्या है? इररेलेवेंट। वर्ड याद रख लें, इररेलेवेंट। आर्टिकल 66 ने सिंपल इतनी बात की कि सिविल मैटर्स के अंदर प्रीवियस कैरेक्टर क्या है? इररेलेवेंट है। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इन सच रेंडर प्रोबेबल इम्प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल दोनों का वर्ड का याद रखना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। imputed to him is irrelevant except character appears fact otherwise relevant। जब तक कैरेक्टर अदरवाइज से रेलेवेंट साबित ना हो जाए तब तक क्या होगा? प्रीवियस कैरेक्टर इररेलेवेंट होगा। आर्टिकल 67 ने क्या बात की? क्रिमिनल के बारे में बताया, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट। क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या है? प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है ये, और कर क्या रहा है? बात सिंपल इतनी कर रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी भी शख्स, कोई भी अक्यूज्ड है, उसका गुड कैरेक्टर है प्रीवियसली, तो वो क्या हो जाएगा? वो केस के साथ रेलेवेंट हो जाएगा। आर्टिकल 68 ने क्या बात की? प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। जब तक सवाल नहीं उठेगा कि इसका प्रीवियसली बैड कैरेक्टर है, गुड कैरेक्टर है, तो प्रीवियस बैड कैरेक्टर क्या होगा? नॉट रेलेवेंट, वो रेलेवेंट नहीं होगा। आर्टिकल 68 प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट का वर्ड याद रखें।
एक्सेप्ट इन रिप्लाई जब तक सवाल नहीं पूछा जाता, ठीक है। आर्टिकल 69 लास्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का। ये आर्टिकल क्या बताता है? कैरेक्टर इफेक्टिंग डैमेजेस। 69 क्या कहता है? इफेक्टिंग डैमेजेस। इस आर्टिकल के अंदर क्या बताया जा रहा है? इन सिविल केसेस कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेज और टू बी रिसीव इज रेलेवेंट। क्या सिविल के अंदर कैरेक्टर, मैंने आपको बताया सिविल के अंदर कैरेक्टर क्या है? इररेलेवेंट है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी आ गई जो कि आर्टिकल 69 की सूरत में आई कि जब भी सिविल के अंदर देखा जाएगा तो प्रीवियस कैरेक्टर क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। लेकिन जब वो इफेक्ट करे किसी के डैमेजेस को, कंपनसेशन किसी से रिसीव करनी है, तो उसका कैरेक्टर किस हद तक स्ट्रांग है, उसका कैरेक्टर किस हद तक जो है पावरफुल है वो शख्स, तो वो बात देखी जाएगी कि वो कितनी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो वहां पर उसका जो है कैरेक्टर क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से कह रहा है कि इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज द इफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ही ऑट टू रिसीव इज रेलेवेंट। वही बात आ गई। फिर उसके बाद आर्टिकल 70 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक सवाल आता है इस चैप्टर से, 70, 71, 72, 74, मतलब यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ से एक दो सवाल लाजमी आते हैं। ये किस चीज़ की बात कर रहा है? कह रहा है कि ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस। फिर आर्टिकल 71 ने क्या बात की? आर्टिकल 71 को जरा ओपन करें तो आर्टिकल 71 कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। आर्टिकल 70 ने क्या बात की? ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है? एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही है। मतलब जहां पर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी वहां पर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से हटके जो भी एविडेंस दिया जाएगा वो ओरल दिया जा सकता है। अब आर्टिकल 71 को देखें। आर्टिकल 71 क्या कह रहा है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। कि ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए? ओरल एविडेंस आपका होना चाहिए डायरेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने उसको मर्डर करते हुए देखा, तो इट मीन्स के मैं देख सकता हूँ, अंधा वगैरह नहीं हो, और मैंने वाकई में देखा हो, मैंने किसी की बात सुनी ना हो, किसी को देखते हुए ना देखा हो, ठीक है। एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। तो इस तरीके से मैं कहूँ कि मैंने धमकी देते हुए मिस्टर ए को सुना, तो इट मीन्स के पहली चीज़ कि मैं जो है सुन सकता हूँ या नहीं सुन सकता। सेकंड थिंग इज डेट कि मैंने किसी और से ना सुना हो, खुद ही डायरेक्टली सुना हो, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप कोई भी जो है वो ले लें, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सर जो है मैंने उसको ये, मैं जैसे ही रूम में एंटर हुआ मैंने जो है अल्कोहल की स्मेल सूंघी, कोई भी एक्सपायरेड, तो वहाँ पर भी क्या हो? डायरेक्ट होना चाहिए। आपने खुद से, आपके परसीव बाय सेंसेस से आपने वो खुद जो है स्मेलिंग सेंस से सूंघा हो, या फिर आपने खुद देखा हो, खुद जो है आपने सुना हो, तो यह सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए। अब इसके एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वाट एवर बी डायरेक्ट। अब इसके अंदर वर्ड क्या आ गया? मस्ट का आ गया। तो इसके सब क्लास के अंदर भी वर्ड क्या है? मस्ट का ही वर्ड है। तो यहां से आपको मस्ट का वर्ड मिल गया। इफ दे रेफर्स टू द इट कुड बी सीन, मतलब कि जब वो बात करे कि मैंने उसे देखा, तो ही मस्ट सा इट। जब वो बात करे कि रेफर्स टू द फैक्ट इट वुड बी हर्ड, उसने उसको सुना, इट मस्ट बी एविडेंस विटनेस दैट ही सेज आई हर्ड। अब इसके अंदर भी मस्ट का वर्ड है, इसके अंदर भी मस्ट का वर्ड है। मतलब इस आर्टिकल को अगर आप गो थ्रू करें तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मस्ट का वर्ड कहाँ पर है, या फिर यहाँ पर मे शल, मस्ट नॉट आएगा, तो यहाँ पर क्या है? मस्ट बी, दो दफ़ा मस्ट बी का वर्ड आ गया। इफ इट रेफर्स टू इट कुड बी परसीव्ड बाय अनदर सेंसेस, तो फिर उसने खुद से उसको उस मैनर से देखा हो या सूंघा हो, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों क्लासेस के अंदर आपको एक ही वर्ड मिल रहा है। कौन सा वर्ड मिल रहा है? मस्ट बी का वर्ड, ठीक है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। फिर उसके बाद आ गई इसकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहती है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। पहली एक्सेप्शन क्या है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। फिर सेकंड एक्सेप्शन क्या आ जाती है? सेकंड एक्सेप्शन आ जाती है रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस कंडीशनल मटेरियल थिंग। उसके बाद आ गई डेड और कैन नॉट बी फाउंड। पर्सन इज डेड
कैन नॉट बी फाउंड। फिर उसके बाद सब क्लास 3 शहादत अल शहादा का वर्ड, शहादत अल शहादा। देखें, मैंने आपको, ये लास्ट आर्टिकल है, इसके बाद आप करें छुट्टी और कल इंशाल्लाह हम जो है क्या करेंगे 72 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जब भी आप कोर्ट के अंदर आए, आप ये कहें कि मैंने उसको मर्डर करते हुए देखा, इट मीन्स कि आपने खुद से उसको देखा हो, आपने किसी से कोई बात सुनी ना हो, बल्कि परसीव बाय द सेंसेस, जिस भी सेंसेस से आपने वो चीज़ देखी है, सुनी है, सूंघी है, जो भी है, डायरेक्ट होना चाहिए। एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अगर कोई कहता है कि मैंने देखा, तो उसने खुद से देखा, लेकिन यहाँ तक प्रोवाइडेड दैट तक, मतलब एक्सेप्शन से पहले पहले एक वर्ड जो आपने याद रखना है वो क्या है, मस्ट बी का वर्ड है, मस्ट बी। और मस्ट बी इस आर्टिकल के अंदर कितनी बार दोहराया गया है, 4 बार दोहराया गया। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शन की तरफ। एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन, वेयर इज देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। जनरल रूल ने बात की कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है कि सुनी सुनाई बात को भी तस्लीम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक्सपर्ट ओपिनियन है, कोई शख्स ये कहे कि मैंने जो है मर्डर करते हुए देखा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि मर्डर कैसे हुआ है और मर्डर की नोयत क्या थी, क्या टाइमिंग थी, यही बात आ गई ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन की। ठीक है, तो ओपिनियन और एक्सपर्ट के अंदर डॉक्टर आ गए, कोई भी स्किल्ड पर्सन आ गया। इसी तरीके से डेड पर्सन, कोई भी शख्स अगर ये कहे मरते हुए कि मैं जो है मर रहा हूँ, मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन दे दे, आर्टिकल 46 के तहत ये कह दे कि जो है मुझे मिस्टर जुलैद ने मारा है। अब उसने मिस्टर जुलैद का नाम लिया और वो शख्स मर गया। अब वो तो मर गया, लेकिन यहाँ पर मसला किसके लिए बन गया, मिस्टर जुलैद के लिए मसला भी बन गया। वो मसला इस तरीके से बना कि अब मिस्टर जुलैद को कोर्ट नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि उसका नाम ले लिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, और अ डाइंग पर्सन कैन नॉट टेल है, ये तो जनरल रूल है। खैर, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब जिस शख्स को उसने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, उस शख्स ने उसको मर्डर करते हुए देखा नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ भी क्या बात आ गई, इनडायरेक्ट आ गई। मतलब जहाँ कह रहा था एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, और यहाँ तो हम इनडायरेक्ट की बात ले रहे हैं, तो ये भी फिर उसकी क्या है, एक्सेप्शन है, जो प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। शहादत अल शहादा का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब अगर आप जो है मूव कर गए हैं मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ, अब आपको ये भी पता होगा कि कोर्ट के अंदर जो एविडेंस लिया जाता है, वो अगर पर्सन अवेलेबल नहीं है, विटनेस अवेलेबल नहीं है, तो फिर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से वीडियो कॉल की सूरत में भी ले लिया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शन जो है आप लिखने के हद तक तो लिख लें, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर नहीं है। शहादत अल शहादा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता, मैं कहूँ कि मैं अदालत के अंदर नहीं आ सकता, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, आउट ऑफ सिटी हूँ, तो मैं अपने 2 गवाह मुकर्रर करूँगा, वो उन 2 को मैं बात बताऊँगा और वो 2 जाके अदालत को वैसी की वैसी बात बताएँगे। ठीक है? तो वो होता है शहादत अल शहादा का कॉन्सेप्ट। तो ये 3 से 4 एक्सेप्शंस है। कैन नॉट बी फाउंड, मिसाल के तौर पे एक शख्स 7 साल से लापता है और वो मिल ही नहीं रहा, और उसने कोई बात कही थी, तो अदालत को उसको ढूँढने की ज़रूरत नहीं, जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दी थी उसको ही कोर्ट क्या करेगी, कंसीडर करेगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी। अंडरस्टैंड? तो ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है कुछ आर्टिकल 71 की। अब होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, और मैं नहीं समझता कि इन आर्टिकल्स के अंदर कोई मुश्किल बात है, बल्कि क्यूएसओ के अंदर ही कोई मुश्किल से मुश्किल बात है। सारा का सारा क्यूएसओ बहुत ही ईजी है। जब आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। अब देखें ना, मसला क्या है कि हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं लॉ गेट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक दफ़ा हमने उसको गो थ्रू किया, एक दफ़ा पढ़ा और हमने कहा बस ये हमें आ गया, फिर हम उसको उठाते ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो लॉ है, that depends upon all रिवीजन। इवन दो मैं अपनी ही बात करूं, ज़्यादा दूर ना जाए, मुझे एग्जाम्पल ले लें, मैं अपनी ही बात करूं, मैंने 2 महीने सीआरपीसी को नहीं उठाया। जब मैंने 2 महीने सीआरपीसी को नहीं उठाया था, बीच में, ज़्यादा नहीं, 2 महीने पुरानी बात है, 1.5 से 2 महीने पुरानी बात है। 1.5 से 2 महीने पहले जब मैंने सीआरपीसी को टच भी नहीं किया था, तो मैं सीआरपीसी के अच्छे खासे आर्टिकल्स, अच्छे खासे सेक्शंस और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स भूल गया था। फिर मैंने उसको ओपन किया, रीड आउट किया, उसको जो है उसके ऊपर रिसर्च की, फिर जाके मैं जो है इस काबिल हो दोबारा से लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड किए। तो खैर, लॉ इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। इवन तो मैं खुद भी अगर आपको लॉ गेट पढ़ाना छोड़ दूं, तो लॉ गेट का कौन सा जो है सब क्लास क्या कहता है क्या नहीं कहता, हो सकता है मैं खुद भी भूल जाऊं, क्योंकि ये जो कानून है, ये जो लॉ है, किसी की मिरास नहीं है। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की हो सकती है जो इस कानून को बार बार रिवीजन करता रहे, 5 से 7 बार पढ़े। ठीक है, अब देखें जो आपका आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 क्या कहता है, हु मे टेस्टिफाई।
फिर उसके अंदर बताया गया कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई until and unless they can understand the question and answer to the court. फिर आगे बताया गया उस फर्दर प्रोवाइडेड डेट कि इफ़ ही इज़ इन्वॉल्व इन पर्जरी तो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट। फिर उसके बाद फिर बताया गया फर्दर प्रोवाइडेड डेट इफ़ ही हैज़ रिपेंडेड हिज वेज और मेंडेड हिज वेज। अब ये बात मुझे किस तरीके से याद है, मैंने आर्टिकल को 3 को 4 से 5 बार पढ़ा होगा तभी जाके मुझे ये याद हुई। अगर आप चाहते हैं बैरिक्स के हाफिज बन जाएं, अगर आप चाहते हैं 90 प्लस स्कोर करें लॉ गेट के अंदर, तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि बैरिक्स को बार बार जितनी बार हो सके 5 से 7 बार 10 बार 8 बार पढ़े। देखें आपने पढ़ना ही है लॉ गेट के लिए, जितनी अच्छी बार पढ़ेंगे बाद में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लॉ को समझने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपका गोल आगे जुडिशरी साइड है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइड पे, तो लॉ को बार बार पढ़ें, समझ के पढ़ें, ठीक है, भूलना नहीं है। अगर भूल जाए तो दोबारा आपने लेक्चर सुन लें, ठीक है। अब यहाँ तक कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।